फाइनली हुंडई का आईपीओ ये 15 अक्टूबर से ओपन हो रहा है। पहले एक्सपेक्टेड था दैट इस कंपनी का आईपीओ ये अप्रोक्सीमेटली 25,000 करोड़ रुपए का होगा, बट अब इस कंपनी का आईपीओ है 27,870.16 करोड़ रुपीस का। आई मीन एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा बड़ा आईपीओ है ये। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट अगर आपको ये नहीं पता दैट ये कंपनी क्या करती है, तो फिर आपको इस आईपीओ से कंप्लीटली दूर रहना चाहिए। एंड मैं भी आपको इस वीडियो में ये नहीं बताऊंगा दैट ये कंपनी क्या करती है, बल्कि इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी बातें जो आपने नॉर्मली कम ही सुनी होंगी। शुरू करते हैं इस वीडियो को, बट आगे चलने से पहले आप इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, फाइनली इस कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है। ये कंपनी इंडिया में 1996 से इस बिजनेस में है। एंड जो ये कंपनी है आज की डेट में इस कंपनी का एक ही मालिक है, एंड वो है हुंडई मोटर कंपनी साउथ कोरिया। आई मीन वो कंपनी इस कंपनी के अंदर 100% शेयर होल्डिंग रखती है। एंड यहाँ पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये हुंडई मोटर साउथ कोरिया है, ये साउथ कोरिया के स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी है। एंड वहां पर ये कंपनी आज की डेट में ट्रेड कर रही है अप्रोक्सीमेटली 5 के पीई मल्टीपल पर। एंड ये कंपनी इंडिया में अपना आईपीओ लेकर आ रही है 28.26 के पीई मल्टीपल। इंडियन मार्केट के हिसाब से ये एक किस्म से फेयर वैल्यू है, बिकॉज जो ये इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट इसी पीई मल्टीपल पर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात निकल कर आती है दैट जो ये इस कंपनी ने अपनी आईपीओ वैल्यूएशन रखी है, वहां पर इस कंपनी ने लिस्टिंग के लिए बहुत कम स्कोप छोड़ा है। आई मीन लिस्टिंग गेन के लिए बहुत कम स्कोप छोड़ा है। एंड यही रीजन है दैट रिसेंट में आपने न्यूज देखी होगी दैट जो इस कंपनी का पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था, वो मोर देन 70% से ऑलरेडी नीचे आ चुका है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की साइज की बात करें दैट ये कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, तो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है अप्रोक्सीमेटली 1,59,000 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। एंड अगर हम इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स देखें दैट वो कितनी बड़ी कंपनियां हैं, तो यहाँ पर इस कंपनी से जो दूसरी बड़ी कंपनी है वो है टाटा मोटर। उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,45,000 करोड़ रुपीस की। महिंद्रा एंड महिंद्रा वो टाटा मोटर से भी बड़ी है, एंड इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है 3,92,000 करोड़ रुपीस की। एंड मारुति इस सेगमेंट का नुमेरो यूनो है, एंड उस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है मोर देन 4 लाख करोड़ रुपीस की। एंड ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है 1,59,000 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन पर। ऐसे ही जो ये कंपनी है, ये कंपनी इंडिया में गाड़ियां बनाती है। उन गाड़ियों को ये कंपनी इंडिया में भी बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। एंड अगर हम इस कंपनी की टोटल रेवेन्यू देखें, तो अप्रोक्सीमेटली 78% रेवेन्यू वो इस कंपनी की इंडियन बिजनेस से आती है, एंड अप्रोक्सीमेटली 22% रेवेन्यू वो ये कंपनी एक्सपोर्ट सेल के थ्रू कमाती है। बेसिकली ये कंपनी इंडिया में गाड़ियां बनाती है, उन गाड़ियों को इंडिया में भी बेचती है एंड इंडिया के बाहर भी बेचती है। ऐसे ही मैंने आपको पहले भी बताया था दैट जो ये कंपनी है, इस कंपनी की 100% मालिक कौन है, वो है हुंडई मोटर कंपनी साउथ कोरिया। अब वो कंपनी क्या कर रही है, बेसिकली वो कंपनी इस आईपीओ के थ्रू अपने कुछ शेयर्स मार्केट में बेच रही है। आई मीन इस आईपीओ के थ्रू जो भी ये पैसे हैं 27,870 करोड़ रुपीस, ये कंपनी के पास नहीं आएंगे, ये जो इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है उस कंपनी के पास चले जाएंगे। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो ये इस कंपनी का बिजनेस है उसमें कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। एंड ऐसे ही जो ये कंपनी है हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड, जो ये कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, पिछले साल इस कंपनी ने मोर देन 15,400 करोड़ रुपीस का डिविडेंड दिया है। अब अभी तक इस कंपनी का एक ही मालिक है, तो ये जो 15,400 करोड़ रुपए हैं, ये सारे के सारे इंडियन बिजनेस से निकलकर जो इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है उसके पास चले गए हैं। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखते हैं, तो पहले तो इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन वो पिछले 3 सालों में कंटिन्यूसली पॉजिटिव है, बट ये जून 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में, आई मीन 24-25 के फर्स्ट क्वार्टर में ये नेगेटिव हो गया है। एंड नेगेटिव क्या हुआ है, बिकॉज इस कंपनी ने काफी सारे क्रेडिटर्स को पेमेंट करी हुई है। आई मीन एक तो इस कंपनी ने डिविडेंड के फॉर्म में कुछ पैसे निकाल लिए, दूसरा जो इस कंपनी के क्रेडिटर्स थे, इस कंपनी ने उनकी पेमेंट करी है। एंड जो ये क्रेडिटर्स हैं, ये ज्यादातर केसेस में रिलेटेड पार्टियां ही होती हैं, उनकी हमारे पास 1-on-1 डिटेल नहीं है। बट अगर हम इस कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देखते हैं, तो कुछ बड़ी ही कंसर्निंग पिक्चर नजर आती है। जैसे कि आई मीन कंपनी ने डिविडेंड दिया, ठीक है, 15,400 करोड़ रुपए वो निकाल लिए। कंपनी ने क्रेडिटर्स की पेमेंट करी, वहां से कुछ पैसे चले गए इंडियन बिजनेस में से। ऐसे ही अब ये कंपनी क्या कर रही है, ये कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग बेच रही है। आई मीन अभी तक जो इस कंपनी की पेरेंट कंपनी थी उसकी 100% शेयर होल्डिंग थी, अब वो 12.5% से कम होने वाली है।
अब जो ये इस कंपनी की पेरेंट कंपनी की शेयर होल्डिंग होगी वो कितनी होगी, वो होगी 82.5% की। एंड माइंडेड कुछ टाइम बाद उसको इस शेयर होल्डिंग को लेस देन 75% करना पड़ेगा। तो आप मान के चलो अभी जो इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है एक कुछ टाइम तक तो काफी अच्छा परफॉर्म करेगा, बिकॉज अभी तो इस कंपनी में ये ऑफर फॉर सेल है, बट कुछ टाइम बाद जो इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है वो अपने शेयर्स फिर से मार्केट में बेचेगी, बिकॉज उस कंपनी को अपनी शेयर होल्डिंग वो लेस देन 75% करनी पड़ेगी। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस देखते हैं, अप्रोक्सीमेटली 10% रेवेन्यू इस कंपनी की वो रिलेटेड पार्टी से आती है। मोर देन 35% जो इस कंपनी की रॉ मटेरियल परचेज है वो रिलेटेड पार्टी से है। ये बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है, बिकॉज अगर इस कंपनी की पेरेंट कंपनी चाहे तो इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकती है। आप देखो ना, कंपनी का आईपीओ आ रहा है, उससे पहले 15,400 करोड़ रुपए निकलकर कोरिया चले गए। उसके बाद कुछ 1000 करोड़ इस कंपनी ने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी। उसके बाद अब वो कंपनी क्या कर रही है, वो कंपनी अपने शेयर्स बेच रही है। एंड ऐसे ही कुछ टाइम बाद उस कंपनी को जो इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है उसको अपने कुछ और शेयर्स बेचने पड़ेंगे, बिकॉज उसको अपनी होल्डिंग वो लेस देन 75% करनी पड़ेगी। एंड ऐसा नॉर्मली कोई कब करता है, कोई भी मालिक अपनी कंपनी में से अपनी शेयर होल्डिंग कब बेचता है, जब उसको उस कंपनी का फ्यूचर उतना बेटर नजर नहीं आता। एंड यहां पर हमें एक और हिंट मिलता है इसी तरह का नेगेटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो ये कंपनी है, इस कंपनी की दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं। एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो तो मोर देन 100% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर ऑपरेट कर रही है। दूसरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो अप्रोक्सीमेटली 91% के आसपास ऑपरेट कर रही है। अगर हम इस कंपनी की एवरेज कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखते हैं तो वो 96-97% के आसपास है। एंड ऐसे टाइम में ये कंपनी कोई भी कैपिटल एक्सपेंशन नहीं कर रही। अगर कंपनी की मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट करती दैट फ्यूचर में इस कंपनी का बिजनेस ये बहुत बड़ा होने वाला है, तो आई एम प्रीटी श्योर वो कंपनी और कैपिटल एक्सपेंशन करती और अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को बढ़ाती। बट यहां पर ऐसा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स जो इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है कहीं ना कहीं वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है दैट फ्यूचर इस सेक्टर के लिए अच्छा नहीं है। अक्रॉस द ग्लोब तो ये ऑलरेडी नेगेटिव चल रहा है, बट इंडिया में एटलीस्ट इस कंपनी के लिए अभी बहुत बढ़िया पिक्चर है। एंड ऐसे मार्केट भी अभी काफी अच्छी खासी है, तो मे बी जो इस कंपनी की पेरेंट कंपनी है उसने सोचा होगा दैट इससे बेस्ट टाइम शायद हमें फ्यूचर में नहीं मिलेगा, लेट्स ब्रिंग द आईपीओ एंड कुछ पैसे निकाल लेते हैं यहां से। डिविडेंड की फॉर्म में तो हमने ऑलरेडी पैसे निकाल लिए हैं, तो अब अपनी शेयर होल्डिंग को बेचते हैं। अभी कुछ पार्ट बेचते हैं, बाद में कुछ पार्ट बेचेंगे ताकि वो 75% से नीचे आ जाए। एंड ऐसे ही आज की डेट में जो ईवीज का मोमेंटम है वो इंक्रीज होता जा रहा है। बट अगर हम इस कंपनी का रेवेन्यू बाइफरकेशन देखें तो वहां पर हमें कंप्लीटली डिफरेंट पिक्चर दिखती है। जो इस कंपनी की ट्रेडिशनल इंजन से रेवेन्यू है वो है 88.21% की। सीएनजी व्हीकल से इस कंपनी की रेवेन्यू है 11.45% की। एंड लेस देन 0.5% रेवेन्यू वो इस कंपनी की ईवी व्हीकल से आती है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं दैट एक किस्म से ये कंपनी ईवी सेगमेंट में बस को मिस कर चुकी है अभी तक। फ्यूचर में क्या होगा अभी हमें नहीं पता। ये कुछ फैक्टर्स थे जो अगर आप इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहते हो तो आपको जरूर कंसीडर करने चाहिए। मैं इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब नहीं करूंगा, आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें, बिकॉज जो भी हमने ये फैक्टर्स डिस्कस किए हैं वहां पर नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी है, पॉजिटिविटी तो कुछ है नहीं। अब हम इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं। शुरू करते हैं एसेट बेस से। मार्च 2022 में इस कंपनी का टोटल एसेट बेस था अप्रोक्सीमेटली 28,300 करोड़ रुपीस का। अगले साल ये बढ़कर 34,500 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला है एंड ये 26,300 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। एंड जून 2024 में ये फिर से कम हुआ है, 25,300 करोड़ रुपीस के आसपास आ गया है। ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की रेवेन्यू देखें तो वो बढ़ती जा रही है, बट जो फर्स्ट क्वार्टर की पिक्चर है वो थोड़ी सी कंसर्निंग है। मार्च 2022 में इस कंपनी की रेवेन्यू थी 48,000 करोड़ रुपीस, आप बोलो इसको। अगले साल ये बढ़कर 61,400 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। मार्च 2024 में इसकी रेवेन्यू ये 71,300 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल टिल जून 2024 इस कंपनी ने अप्रोक्सीमेटली 17,500 करोड़ रुपीस की रेवेन्यू वो ऑलरेडी क्लॉक कर ली है। एंड यहां पर मैं आपको बता दूं दैट जो ये ऑटो सेक्टर होता है, सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर इनके लिए ज्यादा बेटर माना जाता है, बिकॉज वो फेस्टिव सीजन होता है।
ऐसे ही अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी थी अप्रोक्सीमेटली 2900 करोड़ रुपीस की। अगले साल ये 4700 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड मार्च 2024 में इस कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी ये 6000 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गई है। एंड इस साल टिल जून 2024 इस कंपनी की जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है फर्स्ट क्वार्टर की वो अप्रोक्सीमेटली 1500 करोड़ रुपीस की है। एंड जो ये कंपनी है इस कंपनी की बुक्स में 7.58 करोड़ रुपीस के आसपास की बोरोइंग है। ये इस कंपनी की रेवेन्यू के हिसाब से, प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से कंसर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं है। एंड ऐसे ही अगर हम इस कंपनी का ऑपरेटिंग कैश रियलाइजेशन देखें तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने अपने ऑपरेशन से कैश जनरेट किया था अप्रोक्सीमेटली 5100 करोड़ रुपीस का। अगले साल 6500 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। मार्च 2024 में जबरदस्त इंक्रीज आया है एंड ये 9200 करोड़ रुपीस को क्रॉस कर गया है। एंड इस साल जून 2024 में ये नेगेटिव हो गया है। बहुत बड़ी कंसर्निंग बात है बिकॉज यहां पर जो इस कंपनी की क्रेडिटर्स पेमेंट है वो एक किस्म से अनयूजुअल है। ये कंपनी इतनी पेमेंट क्रेडिटर्स को एक क्वार्टर में नॉर्मली नहीं करती। एंड अगर हम इस कंपनी के मार्जिन्स देखें तो ये कंपनी अप्रोक्सीमेटली 15.8% के एबिटा मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है, अप्रोक्सीमेटली 7.5% के पैट मार्जिन्स पर ऑपरेट कर रही है। बट जो इस कंपनी की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो जबरदस्त है, वो 62.90% की है। ये काफी अनयूजुअल है बाकी कंपनीज के हिसाब से। एंड जो ये कंपनी है इस कंपनी का आईपीओ साइज कितना है, यह 27,870.16 करोड़ रुपीस का बहुत बड़ा आईपीओ है। ये पूरा का पूरा 100% ऑफर फॉर सेल है। एंड इस आईपीओ के थ्रू जो भी पैसे इस कंपनी के पास आएंगे वो सारे के सारे इस कंपनी की पेरेंट कंपनी के पास चले जाएंगे। इस कंपनी के पास कुछ भी नहीं आएगा। इस आईपीओ के थ्रू इस कंपनी का जो बिजनेस है वो एज यूजुअल चलने वाला है। एंड अभी जो इस कंपनी के शेयर की फेस वैल्यू है वो 10 रुपए की है। 7 शेयर का इस कंपनी का एक लॉट है। एंड जो इस कंपनी का प्राइस बैंड है वो है 1865 रुपीज से 1960 रुपीज का। एंड इस हिसाब से जो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी ये होगी 13,720 रुपीज की। 15 अक्टूबर को आईपीओ ओपन होगा, 17 अक्टूबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा एंड 22 अक्टूबर को इस कंपनी की लिस्टिंग होगी। तो अब क्वेश्चन आता है, क्या आपको इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर आपको इस कंपनी से दूर रहना चाहिए? मैं तो बोलूंगा आपको इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। ये मैं लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बोल रहा। बिकॉज शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। बिकॉज अब रेट कम होंगे, अगर रेट कम होंगे तो जो गाड़ियां हैं ये अफोर्डेबल होंगी, लोगों को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। एंड आज की डेट में इंडिया में जो मैक्सिमम गाड़ियां परचेज होती हैं वो फाइनेंस के थ्रू ही होती हैं। एंड अब फाइनेंस लोगों को इजीली अवेलेबल होगा। बट सबसे बड़ी कंसर्निंग बात है मार्केट सिचुएशन। आई मीन पिछले 1-2 दिनों से तो मार्केट काफी अच्छी है, बट अगर हम पिछले 5-6 दिनों के पीछे जाते हैं तो वहां पर हमें काफी कंसर्निंग पिक्चर नजर आएगी। तो ऐसी अगर आपको सिचुएशन दिखती है तो आई सजेस्ट कि आपको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए एटलीस्ट आईपीओ से। यहां पर आपको उन कंपनीज के अंदर वैल्यू पिकिंग करनी चाहिए जो काफी लंबे टाइम से मार्केट में लिस्टेड हैं, जिनको आपने देखा है दैट जब मार्केट गिरती है तो वो थोड़ा सा कम गिरती है, बट जैसे ही मार्केट रिकवर होती है तो वो फटाक से अपने पुराने लेवल को अचीव कर लेती है। आपको उस तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। यहां पर तो नेगेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा नजर आ रही है। सो मैं इस आईपीओ से दूर रहने वाला हूं। आप अपना डिसीजन थोड़ा सा सोच समझ कर लें एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद लें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।